नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे ठीक होंगे, मस्त होंगे। मिस्टर के कुमार जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए यूपी डीएलएड 2000 सेकेंड सेमेस्टर 2023 का मॉडल पेपर सॉल्व कराते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। द्वितीय सेमेस्टर 2023 प्रथम प्रश्न पत्र, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। टाइम है 2 घंटे, पूर्णांक है 50। तो बहुविकल्पी प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, एम्पील पुस्तक के लेखक हैं। थर्ड ऑप्शन सही है, रूसो। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। तीसरा है महात्मा गांधी। क्वेश्चन तीसरा है, शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है, यह कथन है। ऑप्शन दूसरा है प्लेटो का। शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रज्या संस्कार होता है। ऑप्शन दूसरा है बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति से। वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता है। नीति शास्त्र। क्वेश्चन छठवां है, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था 1937 ईस्वी में। पहला ऑप्शन सही है। मुगल में सच्चा उच्च शिक्षा के केंद्र थे मदरसे में। ऑप्शन दूसरा सही है। बाल देवो भव यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? ऑप्शन तीसरा है गिजू भाई विधेयका की। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। क्वेश्चन दूसरा है, गुण धर्म कहा जाता है परिवर्तन मूल्यों को, शाश्वत मूल्यों को, वन एवं दोनों में उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन इसमें से कोई नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दीवार स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं गिजू भाई विधेयका। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला था? हिंदी को। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं उपयुक्त सभी। पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ऑप्शन दूसरा है एडम्सन। क्वेश्चन नंबर 15, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है, कहा है अब्राहम लिंकन ने। अब अति लघुत्तरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16, वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ है। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, उपनयन संस्कार जिसमें जनेऊ पहना जाता है और विद्यारंभ होता है। मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी इस संस्कार के अंग होते हैं। सूत से बना वह पवित्र धागा जिसे यज्ञोपवीतधारी व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाएं भुजा के नीचे पहनता है। इस ज्ञानमय जन्म के पिता आचार्य तथा माता गायत्री हो। अर्थ, शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाना। क्वेश्चन नंबर 17, जल संचयन की उपयोगिता बताइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17, जल संचयन की उपयोगिता। वर्षा जल किसानों के लिए सबसे कारगर साबित हुआ है। ज़्यादातर किसान गर्मियों में नहाने में बहुत ही आसानी से जल से संचयन द्वारा जल संकट को दूर कर पटवन का काम कर सकते हैं। अधिकाधिक प्राकृतिक जल को इस्तेमाल करने से स्वच्छ पीने योग्य पानी को
हम बचा सकते हैं। वर्षा को शौचालय, नहाने और बर्तन धोने के काम में लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन बिंदु आवश्यक हैं? शैक्षिक अवसरों की समानता से आशय शैक्षिक समानता का वास्तविक अर्थ है समस्त छात्रों को ऐसा शिक्षा अनुभव मिलना जो कुछ समान लक्ष्यों व विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करते हों। अर्थात शैक्षिक समानता विद्यालय अध्ययन के लाभों का समान न्याय संगत वितरण है। यह ध्यान रखा जरूरी होगा कि समानता से तात्पर्य सभी के लिए एक समान शिक्षा नहीं है, बल्कि प्रत्येक बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा को प्रासंगिक बनाना है। साथ ही समानता का आशय राज्य द्वारा व्यक्तियों की शिक्षा के संदर्भ में जाति, रूप, रंग, भाषा एवं प्रांतीयता, धर्म आदि के बीच भेदभाव न करने से भी है। अतः शैक्षिक अवसरों की समानता से आशय यह है कि सभी को उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्थितियों के अनुरूप अवसर प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 19 बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण क्या है? हम इसको देखते हैं। बाल श्रमिक से क्या आशय है? बाल श्रमिक वह बालक है जिसमें अपनी आयु का 14वां वर्ष पूर्ण नहीं किया और किसी दूसरे व्यक्ति के पास मजदूरी लेकर अथवा बिना मजदूरी के कार्य कर रहा है। अतः 14 वर्ष से कम आयु के श्रमिक को बाल श्रमिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 फ्राबेल की शिक्षा पद्धति स्पष्ट कीजिए। फ्राबेल के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य बताइए। फ्राबेल के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना है, न कि उसको और अधिक ज्ञान प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 21 प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम है उत्तर एकेडमी। 2016 बीटीसी पेपर में आया है। क्वेश्चन नंबर 22 प्रयोजनवाद के किन्हीं दो गुण एवं दोषों का उल्लेख करिए। प्रयोजनवाद के गुण दो। प्रयोजनवाद के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला है प्रयोजनवाद भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस प्रकार प्रयोजनवाद बालकों को व्यवहारिक जीवन हेतु तैयार करता है। प्रयोजनवाद विचार की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व देता है। तीसरा सही। प्रयोजनवाद के दोष हैं डिबेट ऑफ पैरागमिनेट। प्रयोजनवाद के मुख्य दोष निम्नलिखित हैं। प्रयोजनवाद अत्याधुनिक गुणों को महत्व नहीं देता है, यह केवल इसी लोक पर बल देता है। प्रयोजनवाद हमें केवल भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, न कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण। प्रयोजनवाद सत्य को परिवर्तनशील बनाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की दो मुख्य भूमिका बताइए। पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की दो मुख्य भूमिका बताइए। पर्यावरण शिक्षा संरक्षण के लिए बेजोड़ भूमिका निभाती है। पर्यावरण शिक्षा के द्वारा भावी नागरिक छात्रों को पर्यावरण का ज्ञान प्रदान किया जाता है।
है। इसमें दक्षताओं का विकास किया जाता है और सबसे बढ़कर उसमें दृष्टिकोण निर्माण और सहभागिता की भावना का विकास शिक्षण संस्थाएं पर्यावरण के असमर्थ नागरिकों का निर्माण करती है। शिक्षक तथा शिक्षण संस्थाएं दो प्रकार के कार्य करके पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान कर सकती हैं। अतः अंत परिसर कार्य विथिन द कंपस फंक्शन एंड बाय परिसर कार्य आउटसाइड द कंपस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 24, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? बुनियादी शिक्षा की जन्मदाता कौन है? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य से क्या अभिप्राय है? राज्य से क्या अभिप्राय है? I.L. कैंडिल के अनुसार राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जाती है जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। क्वेश्चन 26, मल्टीमीडिया क्या है? चलिए इसको देखते हैं। आधुनिक मल्टीमीडिया क्या है? आधुनिक समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान के बेहतर बनाने हेतु आधुनिकतम तकनीकी के प्रयोग का सूचक है एवं इसमें डिजिटल वीडियो ग्राफिक्स, ऑडियो, 3D एनिमेशन, इंटरनेट कनेक्ट, इंटरैक्टिव कार्यक्रम आदि विधाओं का उपयोग भी सहमति रहता है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तु विभिन्न प्रकार के माध्यमों श्रव्य, दृश्य, पाठ्य तथा चित्रित का एक उपयोगी संयोजन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मल्टीमीडिया अत्यंत सफल सिद्ध हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था? स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो ने महिला एवं पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था लागू की है। दोनों के लिए एक ही प्रकार की योजना बनाई गई है। विशेष बात है कि इससे पूर्व एथेंस में महिलाओं को शिक्षा से अलग रखा गया था। प्लेटो स्पार्टा में महिलाओं की समान स्थिति में प्रभावित था और उसने एथेंस में उन्हें समान अधिकार प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 28, भूमंडलीकरण को परिभाषित करें। भूमंडलीकरण आधुनिक युग में मानव के विकास एवं उच्च जीवन स्तर के लिए भूमंडलीकरण क्षेत्र अधिक व्यापक हो गया है। भूमंडलीकरण के प्रयोग उद्देश्य निम्नलिखित हैं: विकास के लिए नवीन साझेदारी, गरीबी उन्मूलन, उदारीकरण, सरकारी नियंत्रण की सीमितता, संतुलित विकास, विश्व बंधुत्व की भावना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं 8वां आर्थिक समानता। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? लैंगिक समानता का वास्तविक अर्थ महिलाओं के अधिकारों का संघर्ष नहीं है, बल्कि पुरुष और स्त्री में बिना किसी भेद के हर क्षेत्र में समानता से है। एक स्त्री समानता दोनों ही समान पायदान पर खड़े
हो, दोनों ही सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थिति समान हो। लैंगिक समानता, जिसे यौन समानता या लिंगों की समानता के रूप में भी जाना जाता है, लिंग की परवाह किए बिना विभिन्न व्यवहारों, आकांक्षाओं और जरूरतों को समान रूप से महत्व देने की स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 30, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है? स्वामी विवेकानंद प्रकांड विद्वान थे। वे देश की शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। वे शिक्षा द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना चाहते थे। उनके अनुसार शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। उसके मत से शिक्षा केवल ज्ञान को दिमागों में ठूस ठूस कर भरना मात्र नहीं है। सच्ची शिक्षा तो मानव निर्माण की शिक्षा है। लघु उत्तरी प्रश्न। क्वेश्चन 31 है, शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके महत्व बताइए। शिक्षा की अवधारणा। बालक का विकास शिक्षा के द्वारा ही होता है। शिक्षा किसी बच्चे में स्वयं को पहचानने की, अपने अंदर निहित शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। इस शिक्षा व्यक्ति के आंतरिक गुणों को प्रखर करके उसकी अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। शिक्षा बालक के निहित नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक एवं आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में योग देने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में ऐसा बदलाव भी करती है जिससे वह लगातार प्रगति एवं विकास की ओर अग्रसर हो सके। अंततः शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालती है। क्वेश्चन नंबर 32, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है? यह बालकों के विकास में किस प्रकार सहायक है? चलिए इसको देखते हैं। बाल श्रम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक क्यों हो, बताइए। बाल श्रम कराने वाले बच्चे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इस संबंध में सरकार की एक बड़ी पहल निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा पाने का बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009 है, जो इससे पूर्व संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार कर के लिए जाने को कार्य रूप प्रदान किए जाने के संबंधित है। इस अधिनियम के माध्यम से सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही भारत के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के दायरे में लाया गया है। लेकिन बाल श्रमिक बच्चे इस शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। बाल श्रमिक विभिन्न रूपों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक है। क्वेश्चन नंबर 33, फ्राबेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। फ्राबेल का विचार यह है कि शिक्षा का उद्देश्य न तो बच्चों के मस्तिष्क को शब्दों का भंडार बनाना है और न ही मानव जीवन का एकांगीपन प्राप्त करना है, बल्कि शिक्षा द्वारा बालक को इस बात का ज्ञान कराना है कि विभिन्न पदार्थों में एक चिंतन एकता होती है और प्रत्येक सजीव तथा निर्जीव पदार्थ है। दैवी उद्देश्य को पूर्ण करने और आत्मज्ञान तथा श्रेष्ठतम पूर्णता प्राप्त करने हेतु सदैव प्रशासनशील हेतु रहते हैं। फ्राबेल ने इस बात पर भी जोर दिया कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को
ऐसी परिस्थितियों में ले जाना है जिसमें वो अपने अंतर को अधिक से अधिक व्यक्त कर सके और स्वतंत्रतापूर्वक स्वयं की अभिव्यक्ति कर सके। बच्चे को केवल अभिव्यक्ति ही नहीं वरन कुछ सृजन की करना चाहिए। सुनियोजित शिक्षा प्रणाली द्वारा बच्चे में सृजनात्मक एवं अभिव्यंजनात्मक भावनाएं साथ साथ उत्पन्न की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, बुनियादी शिक्षा पर प्रकाश डालिए। बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिसमें बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो, जिसमें बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपना समग्र विकास करे। इसमें व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक है। मेरे अनुसार अच्छी शिक्षा में निम्न बातें ध्यान में रखने योग्य हैं। बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने वाला बालक किसी हस्तशिल्प को सीख कर उसे अपने भावी जीवन के निर्वाह का साधन बनाए। विद्यालय के बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं को बेचकर अध्यापकों को वेतन दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 35, सामाजिक परिवर्तन में अभिभावकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। समाज में निरंतर सामाजिक परिवर्तन होता रहता है। इस सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान करती है। सामाजिक परिवर्तन पहले भौतिक सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में होता है, फिर उसका रूप और भौतिक सांस्कृतिक परिवर्तन का हो जाता है। शिक्षा का कार्य वह भी है कि वो वर्तमान में उन परिवर्तनों को लाने का प्रयत्न करे जो समाज में नवजीवन का संचार कर दे और इस प्रकार क्रमशः समाज प्रगति की ओर बढ़ने लगे। समाज सदैव सक्रिय रहता है और इसी कारण उसमें हमेशा परिवर्तन रहता है। कुछ व्यक्ति सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयत्न करते हैं। सामाजिक ढांचे में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। हम अभी बता चुके हैं कि कुछ शिक्षाविद सामाजिक परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तन भी मानते हैं। क्वेश्चन 36 है, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा में प्रमुख अंतर निम्नवत है। औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यापक, बहुउद्देशीय तथा जीवन में संबंध है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का उद्देश्य सीमित एवं सामाजिक वातावरण हेतु है। औपचारिक शिक्षा वर्तमान, अतीत एवं भावी जीवन को तैयारी है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा वर्तमान पर अधिक जोर देती है। औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र अधिक विस्तृत है, यह निश्चित, अनियंत्रित एवं क्रमिक है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र सीमित है। औपचारिक शिक्षा सामाजिक जीवन में आकांक्षाओं, मान्यताओं, आदर्शों तथा आवश्यकताओं की प्रतीक है, जबकि औपचारिक शिक्षा व्यक्ति निहित आवश्यकताओं का, समस्याओं की जानकारी तथा उनका समाधान है। औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य सामान्य एवं आदर्शनात्मक होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक, विशिष्ट तथा समयानुसार होता है। अतः औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा एक दूसरे के कुछ भिन्न होते हैं, अत्यधिक निकट हैं। एक के बिना दूसरे की सफलता ही संभावना नहीं है। अतः अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा एक दूसरे के पूरक है। क्वेश्चन नंबर 36 से होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को कम करने के
लिए हेतु आवश्यक है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। वृक्षारोपण हेतु सीमित स्थान होने के कारण यह आवश्यक है कि जन साधारण में यह चेतना जागृत हो कि वह अपने अवधारणाएं के सामने औद्योगिक परिसरों में कोई भी स्थान खाली न छोड़े तथा जहां वहाँ वहाँ पर वृक्ष रोपित करें। हमें प्लास्टिक की चीज़ों के इस्तेमाल से परहेज करना होगा। कूड़े कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना होगा। क्वेश्चन नंबर 38, समाज से आप क्या समझते हैं? शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक को संबंध को बताइए। शिक्षा और सामाजिक उद्देश्य एवं संकुचित अर्थ। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ यह है कि राष्ट्र स्वयं ही शिक्षा की एक सुनिश्चित प्रणाली बनाकर लागू करता है। इसके अनुसार मानव की स्वतंत्रता का दमन करके मानवीय जीवन में के प्रत्येक अंग का पूर्णतः समाजीकरण कर दिया जाता है। अतः शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में अपने राष्ट्र के प्रति अपार शक्ति की भावना का विकास किया जाना बहुत जरूरी है। 26 क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्वेश्चन 38 क्वेश्चन नंबर 39, मानवीय मूल्य संपूर्ण सृष्टि